मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है बेसिकली पढ़ रहे थे जो जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हमने लास्ट क्लास में हीट एंड वर्क के बारे में बता दिए थे थर्मोडायनेमिक्स में कि किस प्रकार से हीट और वर्क दोनों ही एक एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म होता है, और दोनों जब एक सिस्टम में किसी सिस्टम में अगर हम लोग हीट का सप्लाई करते हैं, है ना, तो वहां पर उसकी कन्वर्सन होती है वर्क में, या फिर वर्क कन्वर्सन होता है हीट में, है ना। आज हम लोग अब पढ़ेंगे कि और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो है हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ जो है कौन कौन है, जैसे कि इसमें है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फोर्थ में हो गया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसमें से फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये क्या कहता है, जीरोथ लॉ कहता है कि इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मान लेते हैं कि एक यहाँ पर बॉडी ए है, दूसरा बॉडी यहाँ पर एक बी है ना, और ये दोनों ही क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब हो गया कि टेम्परेचर जो है दोनों का सेम है ना, दोनों ही एक दूसरे का थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। और एक मान लेते हैं कि ये तीसरा बॉडी है सी, है ना। तो अब अगर हमारा ए अगर ये सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए भी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। फिर से बोल देते हैं कि अगर कोई बॉडी ए है वो किसी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बॉडी बी ही अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। बेसिकली इस लॉ जो जो है ये जीरोथ लॉ, वो हमारा एक बेसिस होता है किसके लिए, तो वो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, है ना। यानी कि इससे टेम्परेचर की मेजरमेंट किया जाता है। जनरली टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है और उसका जो रेफरेंस वैल्यू लिया जाता है, वो रेफरेंस टेम्परेचर के रूप में, रेफरेंस टेम्परेचर के रूप में हम जो कंसीडर करते हैं वो होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वो कितना होता है, वो 0.01 डिग्री सेल्सियस, या इसी को 273.16 केल्विन। ये हमारा क्या है, ये टेम्परेचर वैल्यू जो है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, और इसी के आधार पर जो है हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं, है ना। और जनरली जो हम लोग टेम्परेचर जैसे कि अगर सेल्सियस में है और उसको हम लोग केल्विन में कन्वर्सन करना चाहते हैं, तो उसका रिलेशन होता है टेम्परेचर जो केल्विन में होगा वो टेम्परेचर वैल्यू जो डिग्री सेल्सियस में है ना, अब प्लस 273.15, इसमें अगर डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। तो हमें इसमें अब उतना ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, हम लोग मेन यहाँ पर पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो क्या है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, तो जैसे कि हम पीछे टर्म में बताए थे साइकिल के बारे में। साइकिल क्या है कि साइकिल एक डिफरेंट प्रोसेस को जब हम लोग एक साथ मतलब एक साथ यहाँ पर
एक्युमुलेट करते हैं, तो फिर अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाती है तो फिर वो एक साइकिल कहलाता है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि व्हेन एवर ए सिस्टम अंडरगोज ए साइकिल, जैसे कि कोई हमारा यहाँ पर क्या है, एक सिस्टम है, अगर इस सिस्टम में जो प्रोसेस है और वो एक साइकिल चेंज हो रहा है, यानी इसका जो चेंज है वो एक साइक्लिक चेंज है, देन नेटवर्क ऑन द सिस्टम, तब जो अगर इस पर जितना हमारा नेटवर्क होगा W1 W2 जो भी है, तो इस पर नेटवर्क ऑन द सिस्टम जो होगा वो इक्वल टू होगा नेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि सिस्टम से जितना हीट यहाँ रिमूव हो रहा है नेट हीट और नेटवर्क ऑन द सिस्टम, ये बराबर होगा। ऐसा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। फिर से कह देते हैं कि वेन एवर ए सिस्टम अंडरगोज ए साइक्लिक चेंज, मतलब कोई भी सिस्टम जब हमारा एक साइक्लिक चेंज होता है तो नेटवर्क ऑन द सिस्टम, यानी कि यहाँ पर जो साइक्लिक चेंज है तो साइक्लिक इंटीग्रल जो होगा DW नेटवर्क ऑन द सिस्टम, वो हमारा इक्वल टू होगा साइक्लिक इंटीग्रल जो नेट हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि DQ के बराबर होगा। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, ये सिर्फ ये अप्लीकेबल है फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए। यहाँ पर कंडीशन हम लोग ध्यान रखेंगे, साइक्लिक प्रोसेस के लिए यही हमारा ये क्या है, वैलिड है कि नेट वर्क जो है वो इक्वल टू होगा नेट हीट का। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा PV डायग्राम है ना, और यहाँ पर कोई एक प्रोसेस यहाँ से 1 2 हुआ है ना, अभी ये साइकिल नहीं है क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग है। फिर ये आकर के कोई ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें ये फिर 2 से 1 पे चला गया, तो अब ये क्या बन गया, एक ये दोनों ही प्रोसेस 1 से 2 एंड 2 से 1, ये दोनों ही मिलके एक कॉन्स्टिट्यूट ए साइकिल, ये साइकिल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इस केस में जितना हम लोग यहाँ पर वर्क डन होगा हमारा, जैसे कि W1 से 2 है ना, अगर यहाँ से Q1 से 2 रिमूव हो रहा है प्रोसेस है ना, तो ये नेट वर्क जो होगा वो नेट हीट रिमूव्ड के बराबर हो जाएगा, ये साइक्लिक के लिए। लेकिन अगर कोई हमारा सिस्टम ऐसा है कि अंडरगोज ए चेंज इन स्टेट, जब अगर उसका क्या हो, चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो है ना, उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, इसमें हमने कुछ हीट का क्या किया, सप्लाई किया। मान लेते हैं कि इस सिस्टम में कुछ हीट गया और इस सिस्टम से कुछ यहाँ पर वर्क भी हमारा आउटपुट हुआ, ठीक है। तो देखिए हम सिस्टम के बाउंड्री पर ऑब्जर्व करेंगे कि सिस्टम के बाउंड्री पर क्या हो रहा है। तो सिस्टम के बाउंड्री पर हम देख रहे हैं कि एक हीट जो है वो एंट्री ले रहा है और यहाँ से एक वर्क जो है वो बाहर आ रहा है ना। और अगर ये कोई एक सिंपल प्रोसेस है तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं होगा, यानी कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा, है ना। तो यहाँ पर अब हम कहेंगे कि इसमें नेट एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ, ठीक है, नेट एनर्जी का ट्रांसफर जो सिस्टम में हुआ इस प्रोसेस में, वो कितना हुआ, वो हुआ कि Q माइनस W, है ना। ये मे बी ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो नेट जो है एनर्जी का ट्रांसफर क्या हुआ, Q माइनस W, क्योंकि Q अंदर गया W बाहर आया, तो नेट Q माइनस W। ये क्या होता है, इसका जो वैल्यू है वो हमारा स्टोर हो जाता है इस सिस्टम में, है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म जैसे डेल ई देते हैं, चेंज इन एनर्जी। ये एनर्जी चेंज किसका है, तो ये एनर्जी चेंज इस सिस्टम का है। और ये किस कारण से हुआ, तो ये हुआ कि क्योंकि हम सिस्टम बाउंड्री को देख रहे हैं और ये हमारा एक कोई क्लोज सिस्टम है, यहाँ पर कोई मास का फ्लो नहीं है,
तो फिर क्या है कि यहाँ से हीट एंट्री लिया और वर्क यहाँ पर से बाहर आया, तो नेट एनर्जी का ट्रांसफर अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो वो एनर्जी कहाँ रह जा रहा है, वो एनर्जी हमारा इस सिस्टम के अंदर में ही क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है ना। तो ये जो एनर्जी स्टोर है इसमें, वो न तो हीट है और न ही वर्क है, क्योंकि हीट तो इसमें एंट्री लिया और वो कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये दोनों ही हीट एंड वर्क दोनों ही क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिट है। मतलब ये दोनों ही मतलब दोनों टर्म तभी एग्जिट करता है जब हमारा कोई प्रोसेस हो रहा होता है ना, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म वैल्यू है, ये इस कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो हमको डेल ई मान लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस वैल्यू डेल ई है, तो ये डेल ई वैल्यू क्या है, ये सिस्टम में ही है, और ये सिस्टम में इसका जो नेचर है वो न तो हीट है और न ही वर्क है, दोनों में से कोई नहीं है। तो इसका एक अलग हम लोग नाम देते हैं और इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। अब हमको पूछेगा डेफिनेशन क्या है इंटरनल एनर्जी का, तो हम लोग कहेंगे कि जब कोई सिस्टम हमारा कोई एक चेंज इन स्टेट होता है, इस दौरान हमारा हीट ट्रांसफर और वर्क की ट्रांसफर होती है, तो नेट एनर्जी ट्रांसफर स्टोर्ड इन द सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो नेट एनर्जी ट्रांसफर है ये सिस्टम के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा, है ना। उसी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ जो हीट एंड वर्क का ट्रांसफर का जो डिफरेंस है, उसी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, ये स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट वर्क क्या है, तो एनर्जी इन ट्रांजिट है, यानी कि दो तरह का एनर्जी का स्टेट होता है, एक एनर्जी इन ट्रांजिट और एक एनर्जी इन स्टोरेज। तो इंटरनल एनर्जी किस टाइप का हुआ, तो ये एनर्जी इन स्टोरेज हुआ, है ना, और हीट एंड वर्क एनर्जी इन ट्रांजिट हुआ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जैसे एक Q जा रहा है और एक यहाँ पर W आउट हो रहा है, उसी तरह अगर हमारा कोई एक ऐसा सिस्टम है ना, जिसमें जैसे कि Q1 गया, है ना, Q2 गया, है ना, इसमें से हो सकता है कि Q3 इसमें से बाहर भी निकल गया होगा, मतलब W1 अंदर जा रहा है, W2 बाहर आ रहा है, W3 बाहर आ रहा है। इस तरह का अगर कोई हमको बाउंड्री के ऊपर अगर इस तरह की फेनोमेना देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। तो जो है कि नेट हीट ट्रांसफर जो है यहाँ पर, यानी कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन, ये हमारा रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर नेट हीट ट्रांसफर कितना हो गया, तो देखिए हम जैसा साइन कन्वेंशन में बताए थे कि हीट अगर सिस्टम में जाता है तो उसका हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी Q1 और पॉजिटिव में होगा, Q2 भी क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव में होगा, बल्कि Q3 सिस्टम से बाहर जा रहा है, निकल रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे Q3। ठीक है, ये हो गया हमारा नेट हीट ट्रांसफर, ये बराबर हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका अगर इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज हो रहा हो वो, अब प्लस नेट वर्क ट्रांसफर। अब नेट वर्क ट्रांसफर में जैसे हम इसका साइन कन्वेंशन में बताएं कि अगर सिस्टम से वर्क हमको बाहर निकल रहा है तो इसके लिए प्लस साइन लेंगे, और अगर अंदर जा रहा है तो माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W2 W3 ये दोनों ही प्लस में होगा और W1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, यहाँ पर एनर्जी को बैलेंस किए। हम क्या देख रहे हैं कि ये सिस्टम है, सिस्टम में मैंने हीट को सप्लाई किया, यहाँ से हीट हमारा कन्वर्ट होके वर्क में कन्वर्ट हुआ, और बाकी जो डिफरेंस बच गया वो सिस्टम के अंदर ही क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो इसका हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किए तो Q बराबर आया डेल E प्लस W। तो ये क्या है, यहाँ पर एनर्जी कहीं नहीं जा रहा है, हम सारे एनर्जी को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो कंसीडर कर रहे हैं
तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहा जाता है, ये एक बेस्ड होता है किसके आधार पर, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारा एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। कैसे? तो हमने यहाँ देखा कि जितना एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी अगर हम लोग देखें पूरे सिस्टम का, तो वो कंजर्व है। कंजर्व मतलब ये हो गया कि कहीं पर भी उसका लॉस नहीं है ना। यानी कि जो एनर्जी आ रहा है वो जितना ट्रांसफर हुआ वर्क में, जो बच गया वो इसके अंदर स्टोर्ड हो गया। तो ओवरऑल जो है टोटल एनर्जी कहीं ना कहीं हमारा कंजर्व है यहाँ पर। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है एनर्जी इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है ना। अब है क्या कि अब यहाँ इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग यहाँ से कुछ और जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मतलब प्रोसेस करने के बाद ही ये टर्म हमारा आया है। तो बेसिकली कोई भी सिस्टम में अगर मान लीजिए कि इसके पास इंटरनल एनर्जी है, तो वो इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में रह सकता है? तो वो इंटरनल एनर्जी इसका मान लीजिए कोई एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल में केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब के रूप में ये क्या कर सकता है, रह सकता है। ऐसे भी हम लोग एनर्जी को अगर हम लोग क्लासिफाइड करें तो दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है एक्सटर्नल एनर्जी और एक होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है। तो एक्सटर्नल एनर्जी में क्या आ गया कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या है, एक तरह का एक्सटर्नल एनर्जी है। और मॉलिक्यूलर एनर्जी, अगर कोई मॉलिक्यूलर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो ये सब क्या है, एक तरह का इंटरनल एनर्जी। मतलब हमने काइनेटिक एनर्जी और की बात की कि रोटेशनल, ट्रांसलेशन, ये उसके मॉलिक्यूलर का। अगर मॉलिक्यूलर के पास कोई काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी है, तो वो एक तरह का इंटरनल एनर्जी के रूप में ही जाना जाता है ना। ये दोनों ही टाइप का एनर्जी जो है एक तरह का ये माइक्रोस्कोपिक, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, और इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो, MICRO, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। ठीक है। तो ये इस फॉर्म में क्या रहता है, सिस्टम में स्टोर्ड रहता है ना। उसके बाद है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन का कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये इंटरनल एनर्जी कोई एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये कोई एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, बल्कि ये हमारा एक चेंज इन, ये भी एक हमारा चेंज इन एनर्जी है। जैसे कि हमने सिस्टम में यहाँ पर हीट सप्लाई किया, इसके पास पहले से अपना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, बाद में हम यहाँ पर इसको सप्लाई कर दिए क्यू, और उसमें से कुछ पार्ट कन्वर्ट होके वर्क में हुआ और बाकी स्टोर्ड हो गया। तो स्वाभाविक है इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज करता है तो वो भी एक क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर खाना खाया और उसको जितना एनर्जी मिला उस एनर्जी के बराबर अगर वो काम नहीं करता है, तो फिर क्या होगा, वो एनर्जी उसके शरीर में एक स्टोर्ड हो जाएगा। मतलब हो गया कि उस कारण से वो व्यक्ति थोड़ा हेल्दी होते चला जाएगा, है ना। लेकिन वहीं पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कम फूड ले रहा है और काम ज्यादा कर रहा है, तो उसका क्या होगा कि जो अपना शरीर का भी एनर्जी पहले से स्टोर है वो भी लॉस होगा। तो वो आदमी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका हेल्थ कंडीशन खराब हो जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पर भी है कि इंटरनल एनर्जी अगर अंदर में स्टोर्ड हो रहा है तो फिर वो इंक्रीज करेगा, अगर नहीं इसी से लॉस होगा या इंटरनल एनर्जी भी वर्क में कन्वर्ट होगा तो फिर यहाँ पर उसका घटेगा। तो ये ओवरऑल हम बोले तो ये भी एक क्या है, चेंज है ना। मतलब इंटरनल एनर्जी भी एक क्या है, चेंज है। लेकिन इसका जो वैल्यू होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू होता है, ये डिफिनिट होता है, डिफिनिट
एट एवरी स्टेट, एट एवरी स्टेट, हर स्टेट में जो है तो इसका वैल्यू क्या होता है, डिफिनिट होता है। इस कारण से इंटरनल एनर्जी को प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। ये इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एक डिफिनिट वैल्यू होता है एट एवरी स्टेट, है ना। अब देखिए इसको हम लोग, और अगर हम लोग साबित करना चाहे इसके प्रॉपर्टी को, तो हम जैसे यहाँ पर एक डायग्राम ले सकते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अभी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी एक यहाँ पर अगर साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, जैसे हम लोग 1 2 इसको हम लोग देते हैं ए बी, एक और हम लोग पाथ ले लेते हैं यहाँ पर सी, ठीक है। तो ये क्या है, साइकिल है, यानी जैसे अगर हम लोग दो साइकिल की बात करें 1A2B1, एक ये हो गया, और एक हम लोग लेते हैं 1A2C1, ये दूसरा साइकिल हो गया, ये पहला साइकिल हो गया। तो देखिए प्रोसेस यहाँ 1 से 2 में, तो 1 से 2 में ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस है, तो अगर इसमें 1A2 में यहाँ पर दो अलग अलग कर देते हैं, 1A2 और 2B1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग इस QA यहाँ पर हीट सप्लाई जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा कि इस प्रोसेस में 1 से 2 प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ ए में, प्लस वर्क डन जितना हुआ, ये बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2B1 में बात करें, तो अगर QB यहाँ पर अगर हीट सप्लाई है और इसमें इंटरनल एनर्जी का स्टोरेज EB है, और प्लस WB यहाँ पर क्या है, वर्क डन है। अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये ओवरऑल क्या है, एक साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक साइकिल है। तो साइकिल है, तो साइकिल है, तो इसका जो हमारा साइक्लिक इंटीग्रल होगा, नेट वर्क बराबर होगा हमारा नेट हीट ट्रांसफर साइकिल, ठीक है। तो नेट वर्क ट्रांसफर कितना है, तो WA प्लस WB नेट वर्क ट्रांसफर हुआ, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर नेट हीट ट्रांसफर क्या है, QA प्लस QB, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग WA को उधर ले जाए और QB को इधर लाए, तो WB माइनस QB हो जाएगा और QA माइनस WA हो जाएगा। देखिए यहाँ से कि अब हम लोग QA माइनस WA किसके बराबर होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल E के, और उसी तरह यहाँ पर QB और WB है, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डेल EB हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और डेल EA हो जाएगा, एक ये हमको आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग 1C2 में देखें, यहाँ पर 1C2 में देखें, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कि QC बराबर हो जाएगा डेल EC प्लस WC। अब अगर हम लोग साइकिल की बात करें किसमें, 1A2C1 के, ये साइकिल की बात करें, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि नेट W जो होगा नेट वर्क, वो बराबर होगा नेट हीट सप्लाई के, साइकिल के, है ना। तो यहाँ पर जो है वर्क क्या हो जाएगा, WA प्लस WC हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा QA प्लस QC हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग निकालेंगे तो WC माइनस QC बराबर हो जाएगा QA माइनस WA, है ना। ये बराबर हो गया किसके, तो ये माइनस डेल E चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। यहाँ से हम लोग WC माइनस QC करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल EC, और QA माइनस WA क्या है, डेल EA। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डेल EA जो है वो डेल EC के बराबर है, और डेल EA जो है डेल EB के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि डेल EB जो है ये डेल EC के बराबर है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरनल एनर्जी जो ये B का है और इंटरनल एनर्जी जो C का है, दोनों का ही इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या है, सेम है, जबकि दोनों का यहाँ पर रास्ता क्या है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग पाथ का है।
बट इंटरनल एनर्जी दोनों का ही सेम है। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे यही प्रूफ होता है कि हमारा इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ पे निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है? तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो एक तरह का क्या है? इंटरनल एनर्जी जो है वो एक पॉइंट फंक्शन है। ये क्या है? एक पॉइंट फंक्शन है ना। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये हमारा क्या है? पाथ पे निर्भर नहीं कर रहा है ना। अगर पाथ पे निर्भर करता तो दोनों पाथ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आती, लेकिन यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये क्या है? एक पॉइंट फंक्शन है। और अगर ये एक पॉइंट फंक्शन है तो फिर इसका डिफरेंशियल भी एग्जैक्ट होगा। और ये एक तरह का क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम का क्या है? प्रॉपर्टी है ना। तो अब ये किस तरह का प्रॉपर्टी है? तो ये जो प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी, वो एक तरह का एक्सटेंसिव, ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये सिस्टम का प्रॉपर्टी है, लेकिन ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मीन्स कि ये मास पर डिपेंड करता है ना। और अगर हम लोग स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी निकाले, यानी कि इसको पर यूनिट मास से अगर डिवाइड कर दे, तब जा करके ये क्या बन जाएगा? ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है हमारा इंटरनल एनर्जी के बारे में। अच्छा, अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करें, अगर आइडियल गैस, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इक्वेशन होता है पीवी बराबर mRT, एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है। इसमें क्या होता है कि नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में न तो अट्रैक्शन होता है और न ही रिपल्सन होता है। तो फॉर दिस गैस इंटरनल एनर्जी जो है यहाँ पर जो डेल ई है, ये डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये जो है किस पर डिपेंड करता है? ये फंक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का। याद रखेंगे कि फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। सिर्फ टेम्परेचर पे निर्भर करता है। टेम्परेचर के बढ़ने घटने से ही ये चेंज होगा, अदरवाइज ये आइडल है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम लोग इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाले, अब जैसे कोई सिस्टम है, इसमें हमारा कोई एक एनर्जी इन हो रहा है, इसमें कोई एक एनर्जी आउट हो रहा है, तो जैसा कि हम बताएं कि इसमें जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है ना, वो होता है इनपुट और माइनस इसको आउट। ये हो गया हमारा चेंज, है ना। तो इसमें भी डेल लगाए तो इसमें भी डेल डेल लगा देते हैं, है ना। तो अगर कोई एक फिक्स मास का, अगर हम लोग कंसीडर करें एक फिक्स मास जो कि एक क्लोज सिस्टम में, यहाँ पर एक कोई फिक्स मास है जिसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रहा है, तो फिर यहाँ पर जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है CV/dt। CV क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो अगर हम लोग E2 माइनस E1 निकाले, यानी चेंज वन एनर्जी निकालें, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से 2 CV/dt, है ना। CV क्या है? CV एक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। जैसे हमारा इंटरनल एनर्जी हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी है। उसी तरह CV भी एक तरह का क्या है? प्रॉपर्टी है ना। तो ये है हमारा इंटरनल एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करते हैं, एक और टर्म है, वो है हमारा इंथैल्पी। इंथैल्पी, इसको सिंबॉलिक हम लोग यहाँ पर H देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर तो ये चेंज इन एनर्जी है डेल ई, इसको हम लोग अब इंटरनल एनर्जी के लिए इंटरनल एनर्जी, देखिए यहाँ पर सिस्टम और जो सराउंडिंग है इसमें तो हमारा
Q गया, W आया, तो इसमें चेंज इन एनर्जी हमारा Q माइनस W हो गया। लेकिन यही चेंज इन एनर्जी जब सिस्टम में स्टोर हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो अब इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग जनरली सिंबॉलिक फॉर्म U इस्तेमाल करते हैं। ये है U इंटरनल एनर्जी, ये बेसिकली डेल E ही है, लेकिन जब ये डेल E सिस्टम का कोई एक स्टोर्ड वैल्यू हो तो फिर ये एक इंटरनल एनर्जी हो गया, है ना। तो इंथैल्पी जो होता है, ये इंथैल्पी बेसिकली कोई भी एक फ्लो बॉडी के लिए, है ना, कि जनरली एंथैल्पी का जो होता है ये U प्लस पी भी, यानी कि एक तरह का इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क जो होता है ना। तो इसका एक क्या है, समेशन है, ठीक है। ये पी डी भी मतलब एक नॉन फ्लो वर्क है ना। और इसका और इंटरनल एनर्जी दोनों का समेशन करते हैं तो ये क्या है, एक इंथैल्पी का वैल्यू है ना। अब इसमें क्या है कि इंथैल्पी भी हमारा एक तरह का क्या है कि जब हमारा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट का जब हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कोई हीट ट्रांसफर जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो जो सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज होता है वही उसका इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कहलाता है ना। तो अगर हम इसका, ये भी इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी भी एक तरह का प्रॉपर्टी है, कैसा, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंथैल्पी, है ना। लेकिन स्पेसिफिक इंथैल्पी की बात करें, है ना, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीवी जो है स्मॉल, ये पीवी हो गया। तो ये स्पेसिफिक इंथैल्पी, ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब हो गया कि स्पेसिफिक इंथैल्पी मतलब हो गया कि जैसे इसका यूनिट अगर किलो जूल आता है तो इसका यूनिट किलो जूल पर केजी आएगा, मतलब मास के टर्म में हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, है ना। और ये है क्या कि हीट ट्रांसफर, अब इंथैल्पी टर्म्स है क्या, तो इंथैल्पी टर्म्स है कि जब भी कोई हीट ट्रांसफर जो है एट कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाता है तो वो क्या करता है, सिस्टम के इंथैल्पी को इंक्रीज करता है ना। तो यहाँ पर इसीलिए हो जाएगा जो डेल एच हो जाएगा वो सीपी डेल टी, है ना, सीपी डेल टी। तो H2 माइनस H1 जो हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रल हो जाएगा 1 से 2 सीपी dt के बराबर, है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, इंथैल्पी चेंज हो गया सिस्टम का। इसके बाद है कि अगर हमारा मान लीजिए कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये हमारा क्या है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं, तो ऐसा सिस्टम जिसमें जो है न तो एनर्जी का बाउंड्री लेयर पर न तो हमको एनर्जी देखने को मिलता है और न ही मास का ट्रांसफर देखने को मिलता है, दोनों में से कोई भी ट्रांसफर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर जो भी हमारा स्टोर्ड एनर्जी है ना, वो न तो बाहर जाएगा क्योंकि इससे ये निकल भी नहीं रहा है तो जो घट जाएगा, या फिर बाहर से भी कोई हीट अंदर या एनर्जी नहीं आ रहा है जो इसको बढ़ा देगा। मतलब इसमें जो चेंज इन एनर्जी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो जी चेंज इन एनर्जी जीरो होगा, यानी कि कहने का मतलब इसके अंदर का जो एनर्जी वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, है ना। तो यही उसका क्या है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी है वो उसका इंटरनल एनर्जी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग को जनरली एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इसमें हम लोग एक टर्म याद रखेंगे कि द एनर्जी of an isolated system is always constant। ये हमेशा जो है तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस पॉइंट को याद करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है कि हमारा नेक्स्ट PMM1 मशीन, इसको हम लोग कहते हैं
परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड, तो क्या कहा जाता है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, PMM1। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन, यानी कि ऐसा मशीन बनाना असंभव है जो हमें सप्लाई करे मैकेनिकल वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, बिना कोई एनर्जी ये कंज्यूम किए हुए ये वर्क हमको देता रहेगा, है ना। मतलब हो गया कि इसमें सिस्टम में कोई एनर्जी अंदर नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का एनर्जी। जैसे जनरली हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि एक क्यू हीट एनर्जी है ये, है ना, और वो सिस्टम में आता है तब जा करके यहाँ से कन्वर्ट होके अपना वर्क में ट्रांसफर होता है, और बाकी जो बचता है तो वो अपना इस सिस्टम में ही स्टोर हो जाता है। ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। लेकिन PMM1 जो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड है, ये बेसिकली हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ TD को वायोलेट करता है, वायोलेट्स। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि PMM1 किसको वायोलेट करता है, तो PMM1 जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ TD को वायोलेट करता है ना, इसके नियम का उल्लंघन करता है। तो इसके अनुसार से क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन, ऐसा मशीन बनाना असंभव है जो हमें कंटिन्यूअसली वर्क देता रहे विदाउट एनी एनर्जी अपियरिंग ऑन द बाउंड्री लेयर, या फिर विदाउट इंटरेक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिना इसको एनर्जी दिए हुए और हमको सिर्फ वर्क देता रहे। ऐसे भी सिंपल सोचिए, कोई ऐसा मशीन हो सकता है जो हमको सिर्फ वर्क देता रहे, हम उसमें कुछ भी नहीं मतलब दे, उसमें इनपुट हम कुछ नहीं दें, वो सिर्फ हमको आउटपुट देता रहे। जैसे हमारा कोई इंजने है या गाड़िए है, वो गाड़ी चलता रहे बिना हम उसमें तेल डाले हुए, यानी फ्यूल डालेंगे नहीं, उसमें कंबशन होगा नहीं और वो हमको चलते रहेगा, ऐसा कभी संभव है ही नहीं, है ना। ये यानी इसका मतलब ये है कि ये वर्क हमको तभी तक देते रहेगा जब तक हम इसको कोई ना कोई एनर्जी का एक फॉर्म जो है इसको हम सप्लाई करते रहेंगे और वो उसको कन्वर्ट करते रहेगा, तब तक हमको वर्क मिलेगा। लेकिन ये PMM1 कहता है कि ये ऐसा कोई मशीन को बनाना संभव नहीं है जो कि हम कंटिन्यूअसली वर्क करता रहे विदाउट अपियरिंग एनी टाइप्स ऑफ एनर्जी इनपुट, कोई भी एनर्जी इनपुट लिए बिना सिर्फ काम करते रहे। तो ये हमारा PMM1 का स्टेटमेंट है और ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करता है, वायोलेट करता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास में पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी किए।